चैप्टर नंबर 2 है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि जो कभी हम लोग किसी चीज को कि कंज्यूमर, सबसे पहली बात ये कंज्यूमर क्या होते हैं, है ना। तो कंज्यूमर जो होता है जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करता है या परचेज करता है तो उससे वो अपने जो भी उसकी इच्छा होती है, जो भी उसकी वांट होती है, उसके सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है। ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है। कौन करता है? कंज्यूमर्स करते हैं। तो कंज्यूमर्स जब भी हम लोग बोलेंगे ना कि सेटिस्फैक्शन के लिए कंजप्शन कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये वाली बात बोली गई थी कि अब से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी पढ़ने वाले हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर ही बेसिकली जब भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग हर बार क्या करेंगे, सेटिस्फैक्शन वर्ड को चेंज कर देंगे। अब हम इसको सेटिस्फैक्शन नहीं बोलेंगे। जो हमें कोई चीज कंज्यूम करके या कोई चीज खा के, अगर खाने का सामान है या कोई सर्विस लेके जो भी हमें मजा आ रहा होगा ना, जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, तो हम उसको एक नया नाम देने वाले हैं। उसको बोलेंगे क्या? यूटिलिटी होती है। वो क्या होता है? यूटिलिटी होती है। ठीक है। अब जो यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटी को दो इकोनॉमिक्स आते हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाएगा कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर गुड्स है, उसे कंज्यूम करके कितना अच्छा लगा ना, कोई अगर पूछेगा उसको मेजर करके बताओ, उसको हमें माप करके बताओ, उसका मेजरमेंट करके बताओ कि कोई चीज अगर हम कंजप्शन करते हैं या हमें अगर किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितना मिलता है ना। तो कितना को मतलब इसको हमें बोला जा रहा था कि अपने सेटिस्फैक्शन को आप मेजर करके बताइए, एक न्यूमेरिक वैल्यू में, एक नंबर की वैल्यू में सेटिस्फैक्शन को मेजर करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर किसी पर्सन को एक पिज्जा खाने को मिला था, तो उस पिज्जा खाने में पर्सन ए को कितना सेटिस्फैक्शन मिला और पर्सन बी को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बोला कि अब हम जो भी सेटिस्फैक्शन को यानी यूटिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, उसे हम यूटिल्स में कैलकुलेट करेंगे, यानी उसकी यूनिट क्या है वो यूटिल्स में लिखेंगे। जैसे कि अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं ना, है ना, कोई सामान का, क्योंकि वो कितना वेट है, तो हम बोलते हैं 40 kg है, 50 kg है। तो केजी में क्या हो गई? एक मेजरमेंट यूनिट हो गई। उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट थी, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट थी, वो थी क्या? यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स से मेजर किया जा रहा था यूटिलिटी को। तो इन्होंने बोला कि जो है हम यूटिल्स से मेजर करेंगे यूटिलिटी को। और किसी ने बोला, ए पर्सन ने बोला उसे ऐसे पिज्जा खा के 12 यूटिल्स को अच्छा लगा, मजा आया, और किसी ने बोला कि उसे 20 यूटिल्स का मजा आया ना। फिर वहां से एक और इकोनॉमिस्ट आए कुछ टाइम बाद। उन्होंने कहा कि ये जो अल्फ्रेड मार्शल का ये तरीका है यूटिल्स को कैलकुलेट करने का, वो ठीक नहीं है। क्योंकि क्या हम कभी अपने सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा? उसका कोई एक वैल्यू एग्जैक्ट कहाँ होता है ना। किन बेसिस पे कैलकुलेट करें? 1 to 5 में कैलकुलेट किया जाए कि 1 to 10 में हमें उसे कैलकुलेट किया जाए कि 20 30? कोई बोलेगा मेरे हमें 700 की यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, कोई बोलेगा हमें 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो कोई एक जो है एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो जे आर हिक्स थे, है ना, जे आर हिक्स ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम जो है, जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज को कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसे हम मेजर तो नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे एक रैंकिंग दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसकी पसंद के हिसाब से, उस कंज्यूमर की पसंद के हिसाब से हम उसे एक रैंकिंग देंगे या प्रेफरेंसेस देंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, रैंकिंग या प्रेफरेंस में, कि जो भी कमोडिटी होती है उन्हें क्या करते हैं कंज्यूमर्स जो होते हैं, अपने पसंद के हिसाब से एक एक नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, है ना, उनमें रैंकिंग देने लगते हैं। और उस तरीके से जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसे नंबर 1 रैंक मिलती है, और जो सबसे कम अच्छी लगती है उसे सबसे बिलो की रैंक मिलती है ना, सबसे हाई रैंक मिलती है। तो जी आर हिक्स के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रेफरेंसेस को रैंकिंग दी जाती थी, मतलब अपने कमोडिटीज को प्रेफरेंस या रैंकिंग दी जाती थी। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग क्या होता था, हम अपने सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को कैलकुलेट करते थे, मेजर करते थे, एक न्यूमेरिक वैल्यू देते थे, जिसे हम कहते थे क्या? यूटिल्स कहते थे। ठीक है,
अब ये क्या होता है, जनरल टर्म में अगर देखा जाएगा ना इस चीज को, ये जो पूरा दोनों चीजें हुई यहाँ पे, अगर हम अपने स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो जब भी हम किसी भी चीजों को न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं और उससे मेजरमेंट करते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दे के मेजरमेंट करते हैं, तो उन चीजों को बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच। क्या बोला जाता है? कार्डिनल अप्रोच। बात समझ में? जब भी हम किसी भी चीजों को जो है रैंकिंग देते हैं या उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे हम बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट है, वो सेकेंड है ना? अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीजों को जो है न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब उसका जो नंबर में क्या क्वांटिटी आया वो वैल्यू नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उसको क्या पहले चाहिए क्या बाद में चाहिए उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट हो पाई तो कार्डिनल अप्रोच, नहीं कैलकुलेट हो पाई तो ऑर्डिनल अप्रोच। और इस पूरे चैप्टर में हमें यही दोनों अप्रोचेस पढ़ने हैं। पहले तो ये जो इकोनॉमिक्स है अल्फ्रेड मार्शल, इनका एक अप्रोच पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोल दिया था, तो इनके अकॉर्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमें पढ़ना है ना? इसमें पूरी उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, क्या कहानी चली, कैसे कैसे हुआ, सारी चीजें ये रिलेटेड पढ़नी है। और इसके अदर नेम क्या थे? मार्शल यूटिलिटी अप्रोच एंड मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। फिर हमें सेकंड पढ़ना है किसके बारे में? जे आर हिक्स के बारे में। जे आर हिक्स जो है उनका जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था उन्होंने, उसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, और ये फेमस होने वाला है क्योंकि ये आगे चल के ये वर्ड हम लोगों को बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। मतलब इनडिफरेंस कर्व अप्रोच किसका था? जे आर हिक्स का था। क्या था इसके अंदर ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इधर मार्शल के, अल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं क्या? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, नाउ अब जो है इनकी अप्रोच पढ़ने से पहले ना कुछ एक बेसिक और बातें जान लेते हैं, कुछ चीजें हैं जो जरूरी है जानना, मतलब वो आगे हम लोगों के आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में काम आने वाली है, ये तो मान के चलो, हर एक चैप्टर में काम आने वाला है क्या ये अप्रोच? कौन सा चीज है जो काम आने वाला है हर एक चैप्टर में? तो देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज। इकोनॉमिक्स में, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज होता है कई चीजें, लेकिन ये रेट ऑफ इंक्रीज क्यों यूज किया गया और इसका आगे हमें कैसे किस तरीके से काम आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे केस 1 हमने यह बनाया है ना, और केस 1 में देखते हैं कि क्या हुआ कि दो कमोडिटीज ले लिए, एक एक्स हो गई एक वाई हो गई, दो कमोडिटीज हो गई, इन दोनों में कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे एक्स में हो गया 1 2 3 4 5, वाई में हो गया क्या? 1 3 6 10 एंड 15, ये हो गए वैल्यूज इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इन चीजों का, इस जो है ये एक्स और वाई कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि ग्राफ प्लॉट करने आता है सबको? यहाँ पे कैसे ग्राफ बनाया जाता है? हम्म, पढ़े होंगे मैथ्स में, क्लास 10 की मैथमेटिक्स में या 9th की और भी पहले वाले क्लासेस में ग्राफ बनाना सीखे होंगे ना। इसमें क्या किया जाता है ना, ग्राफ बनाने में पहले जो है एक्सेस बनाए जाते हैं। एक होता है एक्स एक्सेस, इसे नाम देंगे हम क्या कि ये हमारा एक्स एक्सेस है, और दूसरा है वाई एक्सेस, ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन को नाम देंगे 0। अब हम लोग कभी भी ग्राफ बनाएंगे इतना काम तो जरूर से करेंगे, एक्स एक्सेस को नाम देंगे, वाई एक्सेस बना के नाम देंगे और ओरिजिन का नाम देंगे 0। ठीक है, फिर हम स्केल बना देते हैं इस पे। जैसे एक्स एक्सेस पे हमने देखा 1 2 3 4 5 है ना, तो एक बराबर की दूरी लेते हुए 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्केल बना दिया है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से वाई एक्सेस पे क्या क्या लिया हुआ है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 15 है, तो अगर हम 2 2 का गैप लेंगे तो 16 तक आराम से बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12 ऐसे बन गया, ये पूरा हो गया क्या 16 तक। ठीक है,
हम यहाँ क्या करेंगे ना, इसकी प्लॉटिंग करेंगे। इस जो स्केड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे एक्स और वाई का, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग करने वाले हैं। प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक्स में कितना है 1, एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई के कितने हैं 1, तो एक्स में जो 1 है वहां पे, और वाई का ये 2 से स्टार्ट हुआ था, तो यानी 0 और 2 के बीच में कहीं 1 आएगा, तो यहाँ पे एक प्लॉटिंग कर दिया हमने, यहाँ पे मार्क दे दिया, ये बन गया क्या 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आगे आते हैं, फिर यहाँ बोल रहा है कि x 2 है और y 3 है, x कहाँ है 2 है और y कहाँ है 2 और 4 के बीच में कहीं पे 3 आता है। फिर 3 और 6, 3 यहाँ हो गया और 6 कहाँ हो गया, इसके पास कहीं हो गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ 4 और 10, तो 4 और 10 लेके करेंगे, 4 यहाँ हो गई और 10 जो है यहाँ पे है हमारी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 5 और 15, 5 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 15 कहाँ लाई करेगा, 14 और 16 के बीच में कहीं पे लाई करेगा 15, तो जो हो गया वो यहाँ पे प्लॉट पॉइंट बना। अभी जो है यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, अभी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया इसको यहीं पे रुक जाते हैं, ऐसे जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो केस 1 का ग्राफ हो गया। केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसी तरीके से एक और केस बनाएंगे। एक्स एक्सेस में ले लिया 1 2 3 4 5, वाई में ले लिया 1 6 10 13 और 15, है ना। अब यहाँ पे इसको भी है एक ग्राफ में प्लॉट करने के लिए जाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सेस बना दिया हमने यहाँ पे, ये वाई एक्सेस बना दिया, 1 2 3 4 5 जो है इक्वल डिस्टेंस लेके एक बराबर की जो है प्लॉटिंग कर ली। अभी जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं ना, ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है ना ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी आता है, और उसमें ये सारी चीजें हम लोग को दोबारा से पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इतना ग्राफ बनाना है कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। इक्वली प्लॉटिंग कर दी, सारी चीजें कर दी, अब जो है एक्सेस के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं। 1 पे 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे बन जाएगा 1, देन 2 6, 2 हो गया एक्स एक्सेस पे और 6 हो गया कहाँ पे वाई एक्सेस पे, ये हो गया 2 6, फिर 3 और 10, 3 हो गया और ये कहाँ हो गया 10 हो गया। आगे आते हैं 4 के साथ क्या है 13, एक्स एक्सेस पे 4 एंड वाई एक्सेस पे कितना 13, तो वाई एक्सेस पे 13 हो गया ये हमारा। फिर है 5 और 15, 5 हो गया हमारा ये, एंड 15 कहाँ हो जाएगा इधर पे पॉइंट, ये हो गया क्या 5 और 15, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, प्लॉटिंग नहीं करेंगे इसकी भी, आगे छोड़ देते हैं नेक्स्ट ग्राफ के लिए। टोटल हमें 3 केसेस बनाने हैं, 3 केसेस बनाने हैं इसके, और अभी देखते हैं कि थर्ड केस में क्या बन के तैयार होते हैं। थर्ड केस में भी देखेंगे, हमने एक्स एक्सेस ले लिया, वाई एक्सेस ले लिया, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर यहाँ ले लिए इसी तरीके से 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये हो गया वाई एक्सेस, सब प्लॉट हो गया हमारा, और इक्वल 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 डिस्टेंस हो गया, कोशिश करनी है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रहे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसमें स्केड्यूल लिखा हुआ है एक्स एक्सेस का 1 है, वाई का 1 है, फिर एक्स का 2 है और वाई का 4 है ना, तो 1 के साथ 1 मार्क हो गया, एक्स एक्सेस पे 2 और वाई एक्सेस पे 4, एक्स एक्सेस पे 3, वाई एक्सेस पे 7, 7 कहाँ लाई करेगा 6 और 8 के बीच में कहीं लाई करेगा यहाँ पे, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 10, फिर है एक्स एक्सेस पे 5 और वाई एक्सेस पे 13, तो 5 हो गया और 13 कहाँ करेगा यहाँ करेगा लाइक। ठीक, अच्छा, ये ग्राफ ड्रॉ हो गए, तीनों ग्राफ ड्रॉ हो गए। अब इन तीनों में ना कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एक यहाँ, ये दो यहाँ पे थे ग्राफ, और एक थर्ड वाला जो है वो इधर था, है ना।
अब इन तीनों में बताओ कि क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ किसी को कॉमन दिख रहा है, ऐसा कोई चीज है जो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों में एक ही चीज हो रहा है, एक ही जैसा हो रहा है, कोई बताएगा? एक्स एक्सिस पर भी वाई। एक्स एक्सिस पे भी क्या? मैम इन तीनों में एक्स एक्सिस और कर्व होगी। और बताओ। इन तीनों में एक चीज हमें दिख रही है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो प्लॉटिंग हमने की है, जो पॉइंट लगाया हुआ है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ऐसा है क्या? इधर भी ऐसा हो रहा है, देखो, इधर भी ऐसा हो रहा है कि ये जो है लाइन जो है वो कहाँ से जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इधर भी नीचे से ऊपर की तरफ, उधर भी नीचे से ऊपर की तरफ, हर तरफ यही हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना? तो जब कोई चीज, हाँ, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग कहते हैं। जब कोई भी चीज क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो हम इसे अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं, जैसे हम लोग ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, और इंक्रीजिंग भी बोलते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है ना, इस ग्राफ में। फिर उसी तरीके से ये अगले वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो रहा है ना, और इधर भी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, हर जगह जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि समझ में आ गया है इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, इंक्रीजिंग होने के बिना क्या होते हैं, कई रेट होते हैं। यहाँ पे हम लोग को यही तो पढ़ना था कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है। अब ये रेट क्या होता है? इंक्रीजिंग होने के रेट होते हैं। अब अगर इस ये वाले जो ग्राफ है, इसको हम फ्री हैंड से एक बार प्लॉट करेंगे, जैसे ये जो प्लॉट हो गया था, उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये सारे डॉट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, तो ये कुछ कैसा बनेगा लाइन? ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, है ना? जैसे हम अगर शॉर्ट में बोलेंगे, अगर एक रफली बनाते हैं, तो कुछ ये कर्व जैसा बना। और जी, ये कौन सा कर्व कहलाता है? ये वाला कर्व, कर्व कौन सा कर्व कहलाता है? कॉनकेव कि कॉन्वेक्स? बिल्कुल, कॉन्वेक्स कहलाता है। वेरी गुड। ये कर्व क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कर्व कहलाता है। तो इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से प्लॉट हुआ। अगले वाले दोनों बनाते हैं, उसको भी प्लॉट करने के बाद उसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे अगर हमने ज्वाइन किया तो ये कुछ ऐसा बना, इस तरीके का बन रहा है ना? और अगर हम इसे शॉर्ट में बोलना चाहेंगे, तो ये क्या ऐसा बन रहा है? एक थोड़ा कॉनकेव टाइप का बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है, झुका हुआ थोड़ा, है ना? और फिर ये क्या कह रहे हैं, इस वाले में कैसा बन रहा है? यहाँ पे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक लाइन जा रही है सीधी सीधी, सॉरी ये डबल लाइनिंग हो गई यहाँ पे ना, यहाँ पे इससे लग रहा है कि एक सीधी लाइन जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो किस किस तरीके का होता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं इस वाले में रफली ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, जो कि हमें देखने में समझ में आ ही रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, जब भी क्या होता है कि ये कॉनकेव जैसा होता है, सॉरी कॉन्वेक्स जैसा लाइन होती है, तो हम इसे जो इंक्रीज करता है जिस रेट पे, हम उसे कहते हैं क्या? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यानी यहाँ इंक्रीज तो कर रहा है कैसे रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे, यानी कि बहुत तेजी वाले रेट पे। समझ में आया? उसके बाद जब ग्राफ जो कभी क्या करता है, कॉनकेव शेप लेता है, यानी कि ये देखो यहाँ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आके झुकने लगा ना, बेंड होने लगा, टेढ़ा हो गया ना। तो जब इस तरीके का ग्राफ बनता है कि जब जो है वो ग्रो करते 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 कहीं पे बेंड हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी वो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन उसका रेट बहुत डिमिनिशिंग है, यानी कि बहुत कम हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आई? उसी तरीके से जब कोई ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे बढ़ता रहता है, यानी कि वो सीधे 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 बढ़ रहा है, ना तो वो बेंड हो रहा है, ना तो वो
कॉनकेव हो रहा है ना तो वो कॉन्वेक्स हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ये बात समझ में आई? क्या क्या बोलते हैं? जब कोई ग्राफ जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग, यहाँ यानी कि ये कॉन्वेक्स शेप बनाते हुए, यानी बहुत तेजी से, देखो बहुत एकदम सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी बन रही है, तो हम बोलते हैं क्या? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब कोई ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन करते 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 पहले तो वो तेजी से बढ़ रहा था लेकिन वो रुक गया, वो थोड़ा सा धीरा हो गया, यानी वो बेंड हो गया वहां पे जाके ना, तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है। फिर अगर उसी तरीके से कोई ग्राफ जो है वो और इंक्रीज करता है और एकदम सीधे सीधे, ना तो वो बेंड होता है आगे की तरफ ना नीचे की तरफ, तो हम बोलते हैं उसे इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ये बात समझ में आई? ये ऐसा हुआ भी क्यों, इसे हम यहाँ से एक एक गेस कर सकते थे कि ये तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो था पहले देखो 1 था, 1 से ये 3 हुआ, यानी कि इन दोनों में 2 का चेंजेस आया, फिर इनके में कितना चेंज आया? 3 में, फिर 6 से 10 में 4 का चेंज आया, फिर 10 से 15 में 5 का चेंज आया। तो अगर ये चेंजेस की बात करोगे ना, तो ये देखो 2, 3, 4, 5, ये क्या कर रहा है? ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ और इसका रेट भी इंक्रीज हुआ, ये कि एक बराबर के तरीके से जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से सेकेंड वाले में क्या था कि पहले तो 5 का चेंज आया, फिर 10 का चेंज आया, फिर इन दोनों में देखेंगे 3 का चेंज आया, फिर देखेंगे 2 का चेंज आया। अब यहाँ पे तो चेंज आ रहा है, यानी कि देख रहे वाई एक्सिस में 1 से 6, यानी इंक्रीज तो हुआ, इंक्रीज तो हुआ, इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इंक्रीज होने का रेट गिर गया। पहले 5 की स्पीड से बढ़ रहा था, फिर 4 की स्पीड से बढ़ने लगा, फिर 3 की स्पीड से बढ़ने लगा, फिर 2 की स्पीड से, यानी इंक्रीज कर रहा है बट कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है ना। ये नंबर बढ़ तो रहा है, 1 से 15 15 तक तो चला गया, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई। देखो 5, 4, 3, 2, इनका डिफरेंस कम होता गया, कम होने की वजह से ये जो है ना ये बेंड कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 4 चला गया, इसका मतलब 3 का +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3। अब यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज कर रहे थे ना, उसमें सब में देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट रेट चल रहा था, इसमें भी 3 का इंक्रीज, इसमें भी 3 का इंक्रीज, इसमें भी 3 का इंक्रीज, इसमें भी 3 का इंक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट कैसा चल रहा था? कांस्टेंट चल रहा था। हम कह सकते हैं कि ये कैसे रेट पे इंक्रीज कर रहा था? कांस्टेंट रेट पे, यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट पे। ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। ओके ओके।